Hello students, welcome back again in the second lecture of limit. Today we are going to start our second lecture of limit. In the previous lecture first, we have studied the introduction about the limits. We have studied the introduction about limit, what is limit, how to calculate the limit, and what is left hand limit and what is right hand limit. These informations I have provided you in the lecture first, right? Now welcome back again in the KK Agarwal sir JEE mathematics classes. Today we are starting our lecture second about the limits only. Today we are going to study about fundamental theorem of limits. Fundamental theorem of limits, or we can say algebra of limits. Either fundamental of theorem of limit we can say, or we can say algebra of limits, right? तो लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट एज वेल एज अलजेब्रा ऑफ लिमिट, राइट? नाउ लेट अस कंसीडर देयर आर टू फंक्शन f of x and g of x. There are two functions f of x and g of x. Let us assume limit x tends to a function of x is giving us answer L. मान लेते हैं अपन कि फंक्शन ऑफ x की जो लिमिट कैलकुलेट की जा रही है x टेंड्स टू a के ऊपर, यानी a के नेबरहुड में, a कोई भी रियल नंबर है, उस a के नेबरहुड में जब हम फंक्शन की करस्पॉन्डिंग लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं देन द लिमिट इज इक्वल टू L. और अब एज्यूम कर लेते हैं कि अनदर फंक्शन हमारा है g of x फंक्शन, g of x फंक्शन, उसकी जब हम x टेंड्स टू a पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? m आंसर आ रहा है, m, राइट? अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा पढ़ना है लिमिट का. 11th क्लास में आप लोगों को स्टडी करना रहता है, इसके थ्रू ही हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? अटेम्प्ट करते हैं. तो लिमिट्स का अलजेब्रा मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सबसे फर्स्ट रूल है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ लिमिट. सबसे फर्स्ट रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ लिमिट. तो हम देख सकते हैं यहां पर करस्पॉन्डिंग दो फंक्शन या तो एडिशन में चल रहे हैं या सब्ट्रैक्शन में चल रहे हैं, और ये दोनों फंक्शंस एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है और इनके ऊपर कंबाइंड लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू a. कंबाइंड लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू a. मतलब बाहर इस पूरे जो नया फंक्शन बन रहा है ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे उसके ऊपर आपकी लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू a. तो क्या होता है बेटा, अब ये लिमिट जो है इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस के साथ क्या हो जाएगी? अलग अलग सेपरेट हो जाएगी. लिमिट x टेंड्स टू a f of x और लिमिट x टेंड्स टू a g of x. यदि प्लस है तो प्लस साइन आएगा, करस्पॉन्डिंग माइनस है तो माइनस साइन आएगा. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. लेकिन एक बात का हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की ये जो थ्योरम्स है और फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स की ये जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स है अलजेब्रा के, ये तभी वैलिड होते हैं जब इंडिविजुअली लिमिट आपकी तभी सेपरेट होगी जब इंडिविजुअली लिमिट सेपरेट करने पर आंसर इसका एक वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, डिटरमिनेंट फॉर्म में आंसर आ रहा है. यानी लिमिट सेपरेट तभी होगी, यानी ये प्रॉपर्टीज हम तभी यूज करेंगे डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट करने के लिए. ये थ्योरम्स, ये जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट है वो हम तभी अप्लाई करेंगे जब लिमिट्स को सेपरेट करने पर इंडिविजुअली लिमिट का जो आंसर आएगा, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स पे लिमिट ऑपरेट करने पे आंसर कितना आ जाएगा? देखिए यहां पर वेल डिफाइंड आंसर मिल जाएगा हमें L. और लिमिट x टेंड्स टू a g of x, लिमिट सेपरेट करने पे इसका भी कितना आ जाएगा? मान लो वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है m. तो जब वेल डिफाइंड आंसर हमें मिल रहे हैं, हमने बता दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x का मान लिया कि कोई वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है L, और g of x पे भी लिमिट कैलकुलेट करने पर x टेंड्स टू a के ऊपर मान लिया कोई वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है m. तो इसी केस में जब वेल डिफाइंड आंसर हमें मिल रहे हैं तो हम सेपरेट करेंगे इसको, ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, राइट? तो फर्स्ट अपना हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब दो फंक्शन कंबाइंड फॉर्मेट में चल रहे हैं तो लिमिट दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट हो सकती है. लेकिन सेपरेट तभी हो सकती है जब लिमिट का आंसर जो आएगा वो वेल डिफाइंड आंसर आएंगे. यदि सेपरेट करने पे मान लो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है कोई भी, तो हम उसको सेपरेट नहीं करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रिमेंबर रखना. सेकंड केस आ रहा है बेटा अपना प्रोडक्ट रूल. आप देख सकते हैं यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, f डॉट g अवर x. तो दो फंक्शन करस्पॉन्डिंग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लिमिट ऑपरेटेड है, लिमिट x टेंड्स टू a. तो अभी भी ये लिमिट जो है सेपरेट हो जाएगी अवर इंडिविजुअल फंक्शन के ऊपर. मल्टीप्लाई में लिमिट क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी. तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a f of x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g of x. और हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x एक वेल डिफाइंड आंसर दे रहा था, L माना है हमने.
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स भी एक वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है जिसको एम आया, तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा, एल इंटू एम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड केस। सेकंड केस में कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन सिर्फ वही है जो मैंने बताई, लिमिट इंडिविजुअली लिमिट जो आ रही है वो इंडिविजुअली लिमिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, डिटरमिनेट फॉर्म में होनी चाहिए, बस यही एक बाउंडेशन है सभी के लिए, ऑल द 9 केसेस के लिए। थर्ड केस में रूल का नाम है डिवीजन रूल। थर्ड केस में जो नाम है अपना वो है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल में भी आप देख सकते हैं यहां पर दो फंक्शंस डिवाइड में चल रहे हैं, एफ बाई जी अवर एक्स, और इसके ऊपर लिमिट ऑपरेटेड है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो डिवीजन रूल में भी लिमिट्स क्या हो जाती है बेटा, करस्पॉन्डिंग लिमिट सेपरेट हो जाएगी इंडिविजुअली, एफ फंक्शन के लिए भी और जी फंक्शन के लिए भी। कंडीशन सेम टू सेम वही है कि लिमिट सेपरेट तभी होगी जब इंडिविजुअली लिमिट जो आ रही है फंक्शन की और जी ऑफ एक्स की, एक्स टेंड्स टू ए पे, वो लिमिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, डिटरमिनेट कोई आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ऊपर का आंसर आ रहा है हमारा एल और डाउनवर्ड का हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है एम। साथ के साथ एक कंडीशन और भी है डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए एक कंडीशन और भी है, जब स्टूडेंट क्वेश्चन में लिमिट को डायरेक्टली सेपरेट करेगा तो उसको यह भी देखना है कि पहले आंसर इसका डिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, मतलब वेल डिफाइंड आंसर आना चाहिए, साथ के साथ डिनोमिनेटर का आंसर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, यह भी एक कंडीशन है यहां पर। डिनोमिनेटर एम का आंसर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज उसका आंसर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड चला जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? चलिए फोर्थ केस में आते हैं। फोर्थ केस में कोई रियल नंबर के मल्टीप्लाई में चल रहा है, हम देख सकते हैं हमारा जो फोर्थ केस आ रहा है, फोर्थ केस में एफ ऑफ एक्स फंक्शन के साथ कोई भी रियल नंबर के मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो यहां पर इस रियल नंबर के का कोई मतलब कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर के बाहर आ गया अपना रियल नंबर और लिमिट ऑपरेट हो जाएगी किसके ऊपर, डायरेक्टली फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर के एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल एक्स टेंड्स टू ए, तो लिमिट किसके ऊपर ऑपरेट होगी, उस फंक्शन पे ऑपरेट होगी जिसमें एक्स वेरिएबल चल रहा है, तो लिमिट ऑपरेट हो जाएगी हमारी एफ ऑफ एक्स के ऊपर, और के हमारा कांस्टेंट रियल नंबर है जो कि लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, के इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स का आंसर एक वेल डिफाइंड आंसर हम मान के चल रहे हैं कि आ रहा है एल, तो इसका आंसर आ जाएगा के एल। क्लियर है? ओके, कम टू द फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस साइन लगा हुआ है, मॉडुलस, और बाहर चल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मोड एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिमिट जो है वो डायरेक्टली मॉडुलस फंक्शन के अंदर ऑपरेट हो जाएगी, तो ये कंडीशन आ जाएगी मॉडुलस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, और इसका करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा, एल का मॉडुलस, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स एक वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है जो कि हम ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं एल, तो इसका आंसर आ जाएगा मोड ऑफ एल। तो क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस को रिमेंबर रखना है, कब लिमिट सेपरेट होगी, कब ये फंडामेंटल्स रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स अप्लाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है कि रूल्स तभी अप्लाई होंगे जब ये आंसर्स जो आएंगे वो डिटरमिनेट फॉर्म में आएंगे, वेल डिफाइंड आंसर आएंगे। कम टू द सिक्स्थ केस नाउ। सिक्स्थ केस में आप देख सकते हैं दो फंक्शन चल रहे हैं पावर में, एफ ऑफ एक्स बेस का काम कर रहा है, इसके पावर में एक अनदर फंक्शन चल रहा है जिसका नाम है जी ऑफ एक्स, और बाहर इस पूरे फंक्शन के बाहर एक लिमिट ऑपरेटेड है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो बाहर जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑपरेटेड है तो रिजल्ट क्या कहता है, थ्योरम क्या कहती है, लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर भी चली जाएगी और यहां पर लिमिट जो है वो जी फंक्शन के ऊपर भी चली जाएगी, और अपना करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग आंसर बन जाएगा एल की पावर एम, क्योंकि यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वेल डिफाइंड है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स भी वेल डिफाइंड है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया एल की पावर एम। यदि आंसर्स हमारे वेल डिफाइंड है तो लिमिट्स डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, यदि वेल डिफाइंड आंसर्स है तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई अप्लाई करने पे लिमिट वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिटरमिनेट फॉर्म में आंसर हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। यदि अप्लाई करने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कम टू द सेवंथ केस नाउ। सेवंथ केस में फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर लॉग ऑपरेटेड है। सेवंथ केस में फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर क्या ऑपरेटेड है, लॉगरिथम फंक्शन ऑपरेटेड है, और बाहर चल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, लॉगरिथम फंक्शन आपका बाहर आ जाएगा, लॉगरिथम फंक्शन बाहर आ जाएगा, लॉग बाहर आ जाएगा और लिमिट एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट हो जाएगी अंदर जाके, लिमिट एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट हो जाएगी ब्रैकेट में अंदर जाके। क्लियर है? तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर हमें पता ही कितना लेके चल रहे हैं हम, एल, एल एज्यूम करके चल रहे हैं एल। तो यहां पर आंसर आ गया लॉग एल, लॉग एल। लेकिन एक कंडीशन है बेटा इसके अंदर, आपको रिमेंबर रखनी है, लॉग एल आंसर आ गया, लेकिन कंडीशन ये है कि जो लॉग एल आंसर आया वो लॉग एल ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एल के ऊपर, एल के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब लॉग एल प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए अपनी डोमेन में। ऐसा ना हो कि ये एल नंबर नेगेटिव आ गया, एल नंबर नेगेटिव आ गया, यदि एल यहां पर नेगेटिव हो गया फिर तो लॉगरिथम फंक्शन वैसे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि लॉग एल जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इसके ऊपर, एल के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, साथ के साथ एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है? 7th पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। अब 7th पॉइंट का एक केस और चल रहा है, 7th केस का ही एक केस और चल रहा है। यदि लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर फंक्शन ऑफ x चल रहा है, e की पावर f ऑफ x, तो ये तो बेटा सेम केस यही बन रहा है, सेम केस यही वाला आ रहा है, केस नंबर 6, केस नंबर 6। बस कंडीशन क्या है इसके अंदर बेस जो है वो e, बेस जो है हमारा e वो कांस्टेंट है, ये जो बेस आ रहा है e ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो बेस जब कांस्टेंट है, वेरिएबल x टेंड्स टू a चल रहा है, तो लिमिट e के ऊपर तो लगेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, लिमिट तो वही लगेगी ना जहां उसी फंक्शन पे ऑपरेट होगी ना जहां वेरिएबल आ रहा है x। तो e आपका ऐसे कैसे यहां पर कांस्टेंट रह गया और लिमिट किसके ऊपर चली गई, डायरेक्टली पावर के ऊपर चली गई, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल 7th वाला ही केस है हमारा। 8th केस के बारे में डिस्कस करते हैं। 8th केस में वो हमें ये समझा रहा है कि मान लिया जाए, एज्यूम कर रहा है, वो कंडीशन को एज्यूम करके चल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a निकालने पर f ऑफ x का आंसर यदि प्लस इन्फिनिटी आ गया या फिर माइनस इन्फिनिटी आ गया, एज्यूम करके चल रहा है केस को कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कैलकुलेट करने पर मान लिया जाए इसका आंसर या तो प्लस इन्फिनिटी आ गया या फिर माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो उस केस में एक कंडीशन हमें बता रहा है कि यदि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ x हो जाए, फंक्शन ऑफ x यदि डिनोमिनेटर में चला जाए, अब फंक्शन ऑफ x यदि अब डिनोमिनेटर में चला जाए और लिमिट निकाले वही x टेंड्स टू a के ऊपर, तो भाई लिमिट x टेंड्स टू a न्यूमरेटर में तो जाएगी नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। अब ये लिमिट जब f ऑफ x के ऊपर ऑपरेट होगी, जब ये लिमिट जाके f ऑफ x फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगी, तो उस केस में आंसर कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में इन्फिनिटी या फिर 1 अपॉन में माइनस इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना चलता है बेटा, आंसर हम लेके चलते हैं 0, 0। क्लियर है? तो ये भी एक क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि न्यूमरेटर के अंदर जब भी फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी, न्यूमरेटर के अंदर जब भी हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी और डिनोमिनेटर में टेंड्स टू इन्फिनिटी पहुंच रहा है, अप्रोचिंग वैल्यू डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी तक जा रही है या फिर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो उसका करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 0 आएगा। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल केस, 9th केस। यदि हमें एक कंडीशन दे रखी है f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x, यहां पर लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमें फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x दे रखा है, दो फंक्शन है मान लिया हमने, f ऑफ x एंड g ऑफ x। f ऑफ x यदि हमें कह रखा है लेस देन इक्वल टू g ऑफ x, ये कंडीशन दे रखी है। अब मान लिया जाए ये डेफिनेशन डिफाइंड है फॉर ऑल x इन द नेबरहुड ऑफ x इजिकल टू a, यानी मान लो कि x इजिकल टू a के नेबरहुड में ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है। x इजिकल टू a कोई भी रियल नंबर है, उसके नेबरहुड में देखेंगे, लेफ्ट नेबरहुड में या फिर राइट नेबरहुड में, तब भी मान लो ये डेफिनेशन आपकी डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x तब भी लेस देन इक्वल टू g ऑफ x चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यदि हम लिमिट ऑपरेट करें, दोनों साइड लिमिट ऑपरेट करें, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। कहने का मतलब ये है यदि f ऑफ x फंक्शन लेस देन इक्वल टू g ऑफ x फंक्शन चल रहा है फॉर ऑल x इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a के नेबरहुड में भी, नेबरहुड का मतलब समझ गए, या तो लेफ्ट नेबरहुड की बात करें या राइट नेबरहुड की बात करें,
तो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड के अंदर भी यदि f ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू g ऑफ x आ रही है तो लिमिट ऑपरेट करने पर x टेंड्स टू a पे इनइक्वालिटी का साइन यहां पर चेंज नहीं होगा। यह कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड रहेगी फाइनली। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टॉपिक। अवर सेकंड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। यानी हम बेटा डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शनल वैल्यू। अभी तक हमने लिमिट को समझा कि लिमिट क्या होता है, दैट इज ओके। अब हम एक कुछ एग्जांपल से डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। यदि ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली ये भी समझ जाएंगे कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब कंटिन्यूअस नहीं होता एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर। क्लियर है? चलिए, तो डिफरेंस समझने के लिए हमने चार केसेस, पॉसिबल केसेस बनाए हैं। यहां पर चार पॉसिबल केसेस बनाए हैं जो कि क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ये चार केसेस देखने को मिलेंगे। अब वो चार केसेस क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस है आपका, ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपके पास जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो निकल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर, x टेंड्स टू a के ऊपर, लेकिन फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू नहीं आ रही। फंक्शनल की फंक्शनल वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू ही जो होती है पॉइंट a के ऊपर उसे ही हम क्या कहेंगे, फंक्शनल वैल्यू कहेंगे। तो हम पहला केस, वो केस लेके चल रहे हैं जिसमें किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर x टेंड्स टू a के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, ये हमने फर्स्ट केस लिया, इसका करस्पॉन्डिंग हमने कोई एग्जांपल सेलेक्ट किया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो बेटा यदि हम इसको ध्यान से देखें, इस फंक्शन को यदि हम ध्यान से देखें यहां पर, तो इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आपको दिख रहा है कि 3 इस फंक्शन के डोमेन के बाहर है, 3 इस फंक्शन के डोमेन के बाहर है। तो 3 पे यदि आप पुट करके देखो तो 3 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो यहां से एक्सप्लेनेशन में एक बात हो गई कि f ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट, f ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात तो क्लियर हो गई कि इस फंक्शन की 3 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 3 यहां पर डिनोमिनेटर का रूट है, 3 डिनोमिनेटर का रूट है, साथ ही साथ 3 जो है इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। तो 3 पे ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर जो हमें गिवन एग्जांपल है, जो गिवन फंक्शन है, इस एग्जांपल में फंक्शन की 3 पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलिए कोई बात नहीं, अब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऐसा तो हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं कि जब x टेंड्स टू 3 जा रहा था, x टेंड्स टू 3 मतलब 3 के नेबरहुड में, ऐसे बोले कि 3 के नेबरहुड के अंदर, अब मैं इस फंक्शन का नेचर चेक करने जा रहा हूं कि 3 के नेबरहुड में इस फंक्शन का नेचर कैसा आ रहा है। तो लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 के नेबरहुड में फंक्शन का नेचर कैसा आ रहा है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करें तो फैक्टराइजेशन मेथड ये आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, x माइनस 3 ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, और इसका आंसर आ गया 6। इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। तो यहां से एक बात फाइनल हो गई कि फर्स्ट केस में हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जिसमें फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट
कर रही है तो फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमने देखा फर्स्ट केस में क्या समझा अपने कि फर्स्ट केस के अंदर किसी पार्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू 3 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फर्स्ट केस से हमें क्लियर हो गया डाटा। सेकंड केस में आते हैं अब हम यहां पर। सेकंड केस में यानी 3 के नेबरहुड में देखेंगे, यहां पर 3 के नेबरहुड में तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 6 मिल जाएगी, यानी अप्रोचिंग वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो फर्स्ट केस अपना कंप्लीट। सेकंड केस पे आते हैं, देखना सेकंड केस में गिवन है फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इस बार लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। उल्टा जस्ट सेकंड केस जो चल रहा है वो फर्स्ट केस का जस्ट क्या चल रहा है? रिवर्स केस चल रहा है। यानी हम कोई ऐसा फंक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a के ऊपर फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर जाए लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो समझने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू a विच बिलोंग्स टू इंटीजर z, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसीलिए हमने कोई एक इंटीग्रल पॉइंट सेलेक्ट किया है x इज इक्वल टू a। तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू इंटीजर z, तो एक इंटीजर z मान लिया। अब इस a के ऊपर यदि मैं फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करूं इसकी, ये मान लीजिए फंक्शन ऑफ x के इक्वल चल रहा है, तो इस फंक्शन की इस a के ऊपर यानी फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करें डायरेक्टली तो आंसर कितना आएगा? f ऑफ a इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इज इक्वल टू a, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे आंसर डायरेक्टली इंटीग्रल ही देता है। तो इस फंक्शन का हमने देखा किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू डायरेक्टली एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे, इसमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो आपको ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिन फंक्शंस के अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन तो कंटिन्यूस होता, चलिए लोगैरिथम फंक्शन को छोड़ सकते हैं हम, बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन जब किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना ही पड़ेगा लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x टेंड्स टू a के ऊपर हमें इसका LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो LHL देखते हैं सबसे पहले हम, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आ रही है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, a माइनस, तो बेटा a मान लो कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, तो जब a माइनस को यहां पर पुट करोगे तो a माइनस का क्या मतलब है? x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है जस्ट स्लाइटली a से कम, जस्ट स्लाइटली a से कम। तो a माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? जस्ट उसके पीछे का नंबर आ जाएगा, पीछे का इंटीग्रल आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा a माइनस 1, a माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने बात किया 2 माइनस का, देखा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कि 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो जस्ट 2 से कम है ये 1.999, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 से 1 कम आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा 1। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई a माइनस 1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट देखें हम, RHL, तो RHL आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस का मतलब a कोई भी इंटीजर नंबर लेके चल रहे हैं, a प्लस का मतलब है जस्ट स्लाइटली a से बड़ा, तो जस्ट स्लाइटली कोई भी इंटीग्रल नंबर a से बड़ा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? a ही आएगा, a ही। जैसे 2 प्लस की बात करें, 2 प्लस का मतलब जस्ट स्लाइटली 2 से बड़ा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो सभी हमने देखा यहां पर कि इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट फंक्शनल वैल्यू तो a पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, जहां पर a हम कोई भी इंटीजर नंबर लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या देखा, लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, लिमिटिंग वैल्यू की, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप देख सकते हैं इक्वल नहीं आई है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x टेंड्स टू a पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, इन दैट केस वी डायरेक्टली से लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था अपना सेकंड केस, क्लियर है? ये हो गया अपना सेकंड केस। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस हम ऐसा केस लेके चल रहे हैं, यानी हम क्वेश्चंस, ये केसेस समझाने का मेन रीजन ये है
कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व लिमिट के, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है क्वेश्चन में, क्वेश्चंस में मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। तो दो पॉसिबिलिटीज तो हमने ये देखी। थर्ड केस हमारे पास आ रहा है बोथ लिमिट x टेंड्स टू a f of x एंड f of a एग्जिस्ट। यानी इस बार हम वो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जिस एग्जांपल में फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ की साथ लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए, ये हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन डिफाइंड है कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y इज इक्वल टू x डिफाइंड है कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो बेटा क्लियरली अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू देख लो। चलो पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं? 0 पे देख रहे हैं, 0 पे हम 0 पे चेक करना चाह रहे हैं। तो 0 पे यदि f ऑफ 0 की वैल्यू देखेंगे तो 0 आ रही है, क्लियरली दिख रही है हमें यहां से। x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड है sin x, तो x की वैल्यू 0 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने देखा थर्ड एग्जांपल में, इस एग्जांपल में फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है 0 पे वो आ गई 0। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे अलग फंक्शन डिफाइंड है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग से डिफाइंड है। ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। जब x की अलग अलग डोमेन में फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी होती है तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हम देखें यहां पर, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो LHL का आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? x। 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे हम? x। तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 0। राइट हैंड लिमिट चेक करें हम इसकी, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट स्लाइटली बिगर। तो 0 के लिए कौन सा बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू sin x वाला फंक्शन लेंगे। तो यहां पर आया sin x, और क्योंकि डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम चेक करें तो एक वेल डिफाइंड आंसर दे रही है, तो इसका भी करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? sin 0 पे 0। तो हमने क्या देखा इस केस में? थर्ड केस में हमने ये देखा, ये वो एग्जांपल है जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a पे लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो भी 0 आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू का जो आंसर आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। और ऐसा जब हो जाता है जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a पे लिमिटिंग वैल्यू and functional value, if both are comes out to be equal, then the given function is said to be continuous at that particular point। यही डेफिनेशन है बेटा कंटिन्यूटी की भी। आगे जो हम लिमिट के बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, उसमें हमें यही पढ़ना है, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a के ऊपर यदि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की जाए और फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट की जाए और वो दोनों वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तो हम डायरेक्टली कहते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो थर्ड केस में एक हमने अच्छा केस देखा, साथ के साथ हमने यहां पर यह भी देखा कि x टेंड्स टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब हम यहां से एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है? चलिए फोर्थ केस पे आते हैं। अब हम फोर्थ केस का डिस्कशन करते हैं। फोर्थ केस हमने एक ऐसा केस लिया है जिसमें फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो दोनों वैल्यू अनइक्वल आएगी। अनइक्वल यानी एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे थर्ड केस में वो इक्वल आई थी वो हर बार हमेशा इक्वल ही रहेगी, अनइक्वल भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है y इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3। ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का आंसर दे रखा है 3। उसने क्वेश्चन में ही डिफाइंड दे रखा है हमें, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है उसमें हमें डायरेक्टली कह रखा है कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का आंसर आएगा 3, और जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा तो आपको ये फंक्शन लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं इसकी। सबसे पहले हम यहां पर फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं। तो फंक्शन की 3 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है? 3 गिवन, ये हमें यहां पर गिवन है, डेफिनेशन में ही ऑलरेडी ये बात हमें गिवन है। अब हम क्या चेक करें? इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पे जब हम
फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 का मतलब x टेंड्स टू आइदर 3 प्लस और x टेंड्स टू आइदर 3 माइनस, तो इसका मतलब x एग्जैक्टली 3 नहीं है, तो x एग्जैक्टली 3 नहीं है तो इसमें फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। और इसको हम जब फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट इसकी कैलकुलेट करें, 0/0 फॉर्म आ रही है हमारे पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो डायरेक्टली लिमिट तो निकल सकती, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करें तो x माइनस 3 कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या देखा यहां पर, फाइनली हमने यहां पर यह देखा कि इस केस के अंदर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है, अनइक्वल। तो बेटा अपने पास क्वेश्चंस में ये टॉपिक समझना हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मानिए लिमिट का। हमें क्वेश्चंस को में ये समझना था कि पूरे टाइप के जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो एक तो 7 टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, 7 टाइप्स की इनडिटरमिनेट की फॉर्म्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारे पास 7 टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी क्वेश्चंस में। और हमारे पास और क्या क्या पॉसिबल केसेस आएंगे क्वेश्चन में, ये 4 टाइप के केसेस सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ऐसा होगा कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और साथ में इक्वल भी आ सकती है, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की और लिमिटिंग, लेकिन साथ में इक्वल नहीं आ सकती। तो ये 4 टाइप की केसेस हम देखेंगे, और एक वो केस जिसमें फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और यदि आपस में इक्वल भी आ रही है तो उस केस में कंटिन्यूटी भी डिफाइंड रहेगी, यानी फंक्शन उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस भी रहेगा। तो ये केस को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, नाउ लेट अस कम टू द next topic. Our next topic, important points to remember. In case of important points to remember, there is one of the most important topic. There are few important points which we are going to discuss. There are few important points which we are going to discuss now, right? First point, important point, when limit x tends to a, f of x into g of x exist. When limit x tends to a, f of x into g of x exist. इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट रूल के अंदर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x into g of x exist, यानी प्रोडक्ट रूल के अंदर जब दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उनकी कंबाइंड लिमिट हम निकाल रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रही है। ये केस हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है, जो स्टूडेंट के माइंड में केस आएंगे वो पॉसिबल केसेस ये आ सकते हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू a, दो फंक्शंस आप पर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उनकी कंबाइंड लिमिट जब एग्जिस्ट कर रही है तो फर्स्ट पॉसिबल केस ये हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x both exist and are finite। फर्स्ट केस आपका ये हो सकता है कि जब लिमिट x टेंड्स टू a, f of x into g of x कंबाइंड लिमिट यदि इसकी कैलकुलेट करने पे एग्जिस्ट कर रही है तो फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, f of x भी एग्जिस्ट कर रहा हो और लिमिट x टेंड्स टू a, g of x भी एग्जिस्ट कर रहा हो और दोनों लिमिट क्या आ रही हो, फाइनाइट आ रही हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंडिविजुअल लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, f of x एग्जिस्ट कर रही है और साथ के साथ इंडिविजुअल लिमिट x टेंड्स टू a, g of x एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तो कॉमन सेंस है। जब दोनों लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट कर रही है तो 100% इन दोनों लिमिट्स का जो कंबाइंड प्रोडक्ट आएगा ये भी डेफिनेटली 100% क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स में भी पढ़ा था फर्स्ट केस के अंदर, राइट। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए क्या है। सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि जब कंबाइंड लिमिट प्रोडक्ट के अंदर f of x into g of x की कंबाइंड लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों जब एग्जिस्ट कर रही है वो केस हमने पढ़ लिया। अब सेकंड केस देखिए क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, f of x एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x एग्जिस्ट कर रही है एंड लिमिट x टेंड्स टू a, g of x डज नॉट एग्जिस्ट।
ये केस भी पॉसिबल है। कितना इंपॉर्टेंट केस है ये कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इस प्रोडक्ट की कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसमें क्या केस हो सकता है कि इन दोनों में से एक लिमिट तो एग्जिस्ट करे और दूसरी एग्जिस्ट ही ना करे। फिर भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का मतलब जो कंबाइंड लिमिट निकलेगी x टेंड्स टू a पे, वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये केस, सेकंड केस आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। मान लीजिए f ऑफ x गिवन है आपको x, f ऑफ x गिवन है आपको x, और g ऑफ x फंक्शन आपको गिवन है 1 अपॉन में sin x, 1 अपॉन में sin x। दो फंक्शन हमने एज्यूम कर लिए और एक पॉइंट ले लिया हमने x इक्वल टू 0 ले लिया। चलिए एक पॉइंट ले लिया, लेट x बी इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू 0 पे दोनों की लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंड्स टू a 0 पे f ऑफ x, यानी x का आंसर कितना आ रहा है, f ऑफ x का आंसर आ रहा है 0। तो हमने देखा फर्स्ट लिमिट वेल डिफाइंड है और एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंडली हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि g ऑफ x की बात करें तो इसका आंसर आएगा dne, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 प्लस पे यदि आप इसकी लिमिट निकालोगे, 0 प्लस पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, और इसी का आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे 0 माइनस पे तो उसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पे g ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई का फुल फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो आपने क्या देखा, एक लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रही है और एक लिमिट फंक्शन की 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, हम अब यदि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x का प्रोडक्ट देखें और 0 पे प्रोडक्ट की लिमिट देखें तो प्रोडक्ट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखिए कैसे, अब कंबाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि हम f ऑफ x इंटू जी ऑफ x निकालें, अब हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यदि हम f ऑफ x इंटू जी ऑफ x चेक करें तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका मल्टीप्लाई होते ही कंबाइंड डाटा आ जाएगा x डिवाइडेड बाई साइन x, और ये आगे चल के हम ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के अंदर पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x विल बी इक्वल टू 1। तो ये सेकेंड केस आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x यदि प्रोडक्ट में दे रखा है फंक्शन और वो उसकी लिमिट यदि एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसा केस हो सकता है कि एक लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस केस में भी फंक्शन के प्रोडक्ट की कंबाइंड लिमिट क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं क्योंकि ये यूनिक केसेस होते हैं जो रिमेंबर रखना रहता है। कम टू द थर्ड केस नाउ। देखिए हमने इस केस के दो केस ऑलरेडी देख लिए। फर्स्ट केस जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है तो यार ये तो कॉमन सेंस है कि यदि इंडिविजुअल दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो उनके प्रोडक्ट की लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड केस हमने देखा ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इनमें से एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पे और दूसरे की फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इवन दैट दोनों के प्रोडक्ट की कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और थर्ड केस क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंडिविजुअल लिमिट दोनों की दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखते हैं इस पे भी एक एग्जांपल। थर्ड केस, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए f ऑफ x फंक्शन आपको गिवन है 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये मान लीजिए f ऑफ x फंक्शन आपका डिफाइंड है। एक g ऑफ x फंक्शन आपको दे रखा है, g ऑफ x फंक्शन दे रखा है 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 2। चलिए अब देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना सब बच्चे। ये एक f ऑफ x फंक्शन हमें दे रखा है। यदि हम 0 पे लिमिट चेक करें f ऑफ x फंक्शन की तो देखिए 0 प्लस पे यदि हम देखें f ऑफ x फंक्शन की हम लिमिट चेक करें 0 प्लस पे, राइट हैंड लिमिट देखें 0 प्लस पे तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
जीरो माइनस में देखें, जीरो माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देखें फंक्शन की, तो 2 आ रहा है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई डेफिनेटली कि फंक्शन की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। कम टू द जी फंक्शन नाउ। जी फंक्शन की बात करें तो जीरो माइनस पे लिमिट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, और जीरो प्लस पे जी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर भी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी यहां से एक बात 100% क्लियर हो गई कि फंक्शन की जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एंड सिमिलरली व्हेन x टेंड्स टू जीरो देन द लिमिट ऑफ द जी फंक्शन ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे जब ये इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या इनके प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है? क्या इनके प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है? वो देखते हैं अब। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम एक नया फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं जिसका नाम है f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसको कह सकते हैं हम प्रोडक्ट फंक्शन। तो f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हमारा आ गया है यहां पर। जब x लेस देन जीरो चल रहा है, x लेस देन इक्वल टू जीरो चल रहा है, तो वैल्यू आ रही है 2 1 2। और जब x ग्रेटर देन जीरो चल रहा है हमारा, x ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर भी प्रोडक्ट आ रहा है 2। अब यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं जब लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हम निकालने जाएंगे प्रोडक्ट की लिमिट, तो आंसर आ रहा है 2। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखना भी अब ध्यान से। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट केस आया हमारे पास, थर्ड केस, कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको एक नया केस सीखने को मिला। ऐसा हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसके बाद भी उनके जो प्रोडक्ट फंक्शन की कंबाइंड लिमिट आ रही है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तो यहां से आपने एग्जांपल भी देखा, f ऑफ x की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, g फंक्शन की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इनके प्रोडक्ट फंक्शन के देखें यदि हम f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को, जो प्रोडक्ट फंक्शन निकल के आया है उसकी लिमिट यदि हम चेक करें जीरो पे, तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो पे कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, कंपटीशन एग्जाम्स के कई क्वेश्चंस में ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? तो पॉसिबिलिटीज अपने पास 3 हो सकती है, इनके अलावा तो कुछ बचा भी नहीं है। 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा तो कुछ भी नहीं बचा। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंडिविजुअली दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, इंडिविजुअली दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, तब भी प्रोडक्ट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। सेकंड केस, किसी एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और किसी दूसरे फंक्शन की सेम टाइम पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तब भी प्रोडक्ट फंक्शन की यदि हम लिमिट निकालेंगे तो वो एग्जिस्ट कर सकती है। और जो थर्ड केस आ रहा है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट केस हो गया। थर्ड केस में हमने देखा कि इंडिविजुअली यदि उस पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और सेकंड g ऑफ x फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसके बाद भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इनके जो प्रोडक्ट फंक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट फंक्शन, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो बेटा ये 3 केस है प्रोडक्ट फंक्शन के लिए जो आपको रिमेंबर रखने हैं ताकि क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम ना आए। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं इसका। ये हमने कंबाइंड प्रोडक्ट फंक्शन के लिए केसेस देखे, अब हम एडिशन के लिए, कंबाइंड एडिशन के लिए केसेस देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड केस। फर्स्ट केस हमने देखा कि प्रोडक्ट फंक्शन की यदि कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, प्रोडक्ट फंक्शन की x टेंड्स टू a पे यदि कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने प्रीवियस केस में 3 केस देखे थे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a पे यदि f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये कंबाइंड फंक्शन है, दोनों एडिशन में 2 कंबाइंड फंक्शन दे रखे हैं, तो एडिशन में 2 कंबाइंड फंक्शन दे रखे हैं, यदि इनकी x टेंड्स टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो पॉसिबल केसेस क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास। तो पॉसिबल केसेस क्या क्या आ सकते हैं, वो फर्स्ट पॉसिबल केस है हमारे पास कि दोनों फंक्शन की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करे, ये तो सभी में केस पॉसिबल है। पहला केस आ सकता है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x ऑल्सो एग्जिस्ट।
ऑल्सो एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। तो पहला केस तो हमारे पास डायरेक्ट केस आ रहा है बेटा। फर्स्ट केस तो हमारे पास डायरेक्ट केस आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यदि इस फंक्शन की कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंबाइंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और g ऑफ x की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो पहला केस है भाई। ये केस डायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि इंडिविजुअली फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंबाइंड एडिशन में तो करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मैं आपको छोटा सा प्रूफ भी दे सकता हूं। इसका प्रूफ ये है कि मान लो लेट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करी और उसका आंसर आ रहा है L। ऐसे हमने मान लिया कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर आ रहा है L। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जब कंबाइंड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एडिशन में, तो एक फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट कर रही है इंडिविजुअली, तो सेकंड फंक्शन की भी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम लिख सकते क्या है, g ऑफ x फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x फंक्शन को हम लिख सकते हैं g ऑफ x फंक्शन प्लस f ऑफ x फंक्शन माइनस का f ऑफ x फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ा। g ऑफ x फंक्शन को हम ऐसे लिख दें तो देयर इज नो प्रॉब्लम, f ऑफ x से f ऑफ x अभी भी कैंसिल हो रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जब f ऑफ x प्लस g ऑफ x की हम कंबाइंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पे वो एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मान लिया हमने कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी लिमिट आ रही है L, उसकी लिमिट आ रही है L। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि सेम टाइम पे लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x भी एग्जिस्ट करेगी यदि f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है तो g ऑफ x फंक्शन को हमने इस तरह से लिख दिया। अब दोनों साइड लिमिट ले रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, तो यहां पर आंसर आ गया लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x प्लस f ऑफ x ब्रैकेट क्लोज माइनस का लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो यहां से फाइनली ये बात डिसाइड हो गई कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x भी हमारी एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके स्टेटमेंट जो थ्योरम का स्टेटमेंट उसमें गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू a कंबाइंड फंक्शन की एडिशन की लिमिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और इसको हमने माना कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन की लिमिट तो कम से कम एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का आंसर हम L मान के चले, तो ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वेल डिफाइंड है। तो यहां से 100% डिसाइडेशन हो गया कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली 100% g फंक्शन की भी उस पॉइंट पे लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां से रिजल्ट आ गया, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x विल आल्सो एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ठीक है, तो बेटा अपन को पहला केस ये देखने को मिला कि यदि कंबाइंड फंक्शन की एडिशन में f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यदि कंबाइंड फंक्शन चल रहे हैं एडिशन में और उनकी लिमिट निकाली जा रही है किसी पॉइंट x टेंड्स टू a रियल नंबर पे जो कि उनकी डोमेन में ही है, तो हमारे पास दो पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबल केस ये आ सकता है कि इंडिविजुअली दोनों फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इंडिविजुअली जब दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंबाइंड फंक्शन की एडिशन में उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो फर्स्ट केस तो इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली देखते ही बेटा ये केस हमें समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। सेकंड केस जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है यहां पर इसके लिए। फर्स्ट केस तो बेटा एक डायरेक्ट केस है जो हम समझ भी सकते हैं कि इंडिविजुअली जब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंबाइंड तो एग्जिस्ट करेगी। अब सेकंड केस देखना क्या होने जा रहा है। सेकंड केस में ऐसा होगा कि दोनों फंक्शन की लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, दोनों फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बाद भी जब हम उन दोनों फंक्शन को एडिशन करके कंबाइंड लिमिट निकालेंगे तो वो कंबाइंड लिमिट उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। तो देखना सेकंड केस। तो सेकंड केस में आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारा कि लिमिट x टेंड्स टू a पे फंक्शन ऑफ x भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट x टेंड्स टू a पे g ऑफ x भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी
लिमिट x टेंड्स टू a पे इस फंक्शन की जो कंबाइंड लिमिट आ रही है वो 100% एग्जिस्ट कर रही है। तो इस केस को समझाने के लिए अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेने जा रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल लेते हैं बेटा, f ऑफ x को मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। f ऑफ x को मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और साथ में मान लेते हैं एंड लेट g ऑफ x इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x, ध्यान रखना ये फंक्शन कैसे फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शनल या सीधा कह ले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। चलिए तो हम देख सकते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको अपने फंक्शन के सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फंक्शन के जो सबसे मेरा फर्स्ट लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला था उसमें मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मैंने ग्राफ बनाया था, आपको कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट यदि कैलकुलेट करोगे आप किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल नहीं आती। अभी भी डिस्कस किया था मैंने अपने सेकंड वाले टॉपिक के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आप किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों लिमिट क्या आती है, अलग अलग आती है, अलग अलग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, यानी किसी भी इंटीजर पॉइंट पे, किसी भी इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की भी यही हालत है, सेम टू सेम। चलिए किसी बच्चे को डाउट है तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो बेटा, किसी को यदि डाउट है तो मैं छोटा सा ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूं। पार्शियल फ्रैक्शन का यदि आप ग्राफ देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का यदि आप ग्राफ देखो, यहां पर डॉटेड लाइन, ये पॉइंट अपना 1, ये पॉइंट अपना 2, तो 0 से 1 पे पार्शियल फ्रैक्शन का ग्राफ यूज आएगा, उसके बाद में 1 से 2 पार्शियल फ्रैक्शन का ग्राफ यूज आएगा। तो ग्राफ से क्लियर हो गया, ग्राफ से क्लियर हो गया कि यदि मैं 1 पे चेक करना चाहता हूं, एट x इजिकल टू 1 पे मैं चेकिंग कर रहा हूं, मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया x इजिकल टू 1 पे, तो x इजिकल टू 1 पे यदि मैं पार्शियल फ्रैक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 प्लस पे आंसर देखूं, 1 प्लस पे, तो आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या देखा आपने, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पार्शियल फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पार्शियल फ्रैक्शन की लिमिट 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से कंडीशन क्या निकली, यहां से कंडीशन निकल रही है, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर आएगा DNE। DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पे जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है इसका भी आंसर आएगा DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ना तो पार्शियल फ्रैक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल देके मैंने आपको प्रूव कर ही दिया है यहां पर। अब हमें क्या देखना है कि x टेंड्स टू 1 पे, x टेंड्स टू 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, पार्शियल फ्रैक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम इनकी कंबाइंड लिमिट निकाल के देखते हैं, क्या x टेंड्स टू 1 पे इनकी कंबाइंड लिमिट निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। देखना बेटा, अब हम निकालने जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पे इनकी कंबाइंड लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x की यहां पर हम निकालने जा रहे हैं कंबाइंड लिमिट। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ये सिंपल ब्रैकेट है बेटा अपना, ये वाला ब्रैकेट यहां पर सिंपल ब्रैकेट यूज किया है ताकि दो फंक्शन ऐसे लगे एडिशन में चल रहे हैं, दो फंक्शन ऐसे लगे कि एडिशन में चल रहे हैं। तो मैं यहां पर इनकी कंबाइंड लिमिट अब कैलकुलेट करने जा रहा हूं। इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, टॉपिक को समझना। लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पार्शियल फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इंडिविजुअली 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन क्या कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एडिशन में, 100% कर रही है। देखिए आंसर इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रहने दो यहां पर, प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x को मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं, x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहां पर कैंसिल हो गए। तो फाइनली कंडीशन आई निकल के, लिमिट x टेंड्स टू 1x, लिमिट x टेंड्स टू 1x, और x कैसा आ गया, कोई लीनियर फंक्शन आ गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि एक वेल डिफाइंड आंसर है हमारा, जो कि एक वेल डिफाइंड आंसर है हमारा। तो फाइनली तुमने क्या देखा इससे
इससे फाइनली आपने ये समझा, फाइनली आपने कंडीशन ये समझी कि जब लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x प्लस जी ऑफ x की जब कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंबाइंड लिमिट, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअली दोनों की लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। सेकंड केस हमें ये समझा रहा है और फर्स्ट केस हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है, फर्स्ट केस हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअली दोनों की लिमिट क्या करें, एग्जिस्ट करें। क्लियर है? तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया है।